दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती का एक पुराना नियम अब एक इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कि लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आखिर क्या है ये मामला, चलिए जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेना की जो जज एडवोकेट भर्ती थी उसमें जो जनरल भर्ती होती थी, लैंगिक कोटे को रद्द कर दिया। यानी कि जेंडर बायस्ड जो एक कोटा होता था कि पुरुषों के लिए इतनी सीट्स और महिलाओं के लिए इतनी सीट्स, उसको कैंसिल करके योग्यता जो है उसको मतलब योग्यता आधारित भर्ती को उन्होंने मान्यता दे दी है। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया है और इसका क्या असर होगा, आज की इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मामले की जो पृष्ठभूमि क्या है। तो ये जो फैसला 11 अगस्त को आता है, भारतीय सेना की JAG शाखा में लैंगिक आधार पर जो सीट आरक्षण की नीति थी उसको कैंसिल कर दिया है। अब क्या है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें लैंगिक समानता योग्यता को प्रायोरिटी देने से ये मामला जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना की जो ये शाखा रहती है JAG, इसमें भर्ती के लिए पहले एक ऐसी नीति होती थी जिसमें कुल 9 सीटों में से 6 पुरुषों के लिए होती थी, मेल्स के लिए, और 3 होती थी फीमेल्स के लिए। ये रिजर्व की गई थी। ये जो नीति है कार्यपालिका के एक आदेश पर आधारित थी। यानी कि इसके लिए एक जो विधेयक पारित किया गया था उनका एक आदेश था कार्यपालिका का, उनके द्वारा ये नीति बनाई गई थी। तो इसमें याचिका 2 महिला उम्मीदवारों के द्वारा, जिसमें एक थी अर्शनूर कौर थी, उन्होंने इस नीति को चुनौती दे दी है। उन्होंने लिखित परीक्षा में, जो अर्शनूर कौर एक महिला थी, उन्होंने 447 अंक प्राप्त किए थे, जबकि एक पुरुष उम्मीदवार जिसे चुना गया था उसके 433 अंक थे। तो इस पर विवाद छिड़ जाता है। इसके बावजूद जो लैंगिक कोटे के कारण अर्शनूर जो है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। याचिकाकर्ताओं ने ये लॉजिक दिया था कि कोटा संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि कानून के समक्ष सभी को समानता है, अनुच्छेद 15 यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, और अनुच्छेद 16 यानी कि सार्वजनिक नियुक्ति में अवसर की समानता, इन सभी का उल्लंघन करता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। जो न्यायाधीश थे उस समय की जो पीठ थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने ये जो मामला है इसकी सुनवाई की है। मुख्य बिंदु क्या है इस फैसले के कि लैंगिक कोटा जो है असंवैधानिक है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेना अधिनियम 1950 है उसकी धारा 12, उसके तहत महिलाओं को JAG में शामिल होने की अनुमति है। ऐसे में कार्यपालिका नीति के जरिए उनकी संख्या सीमित करना एक गैर कानूनी है। तो उन्होंने कह दिया है कि महिलाओं की संख्या को सीमित नहीं किया जा सकता कार्यपालिका के द्वारा, क्योंकि सरकार ने वैधानिक अधिसूचना के माध्यम से इसे उनके लिए खोल दिया है। इसके अलावा योग्यता पर जोर दिया है। कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि भर्ती केवल मेरिट के आधार पर होनी चाहिए, न कि लिंग के आधार पर। एक संयुक्त मेरिट सूची बनाई जानी चाहिए जिसमें सभी उम्मीदवार पुरुष और महिला, उन सभी के अंक सार्वजनिक पब्लिकली किए जाएं कि कौन कितने अंक ले रहा है। तो कोर्ट ने अर्शनूर कौर को अगले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होने का आदेश दे दिया है, क्योंकि उनके उच्च अंक होने के बावजूद कोटे के कारण चयन नहीं हुआ था। तो कोर्ट ये कहता है कि लैंगिक कोटा भेदभावपूर्ण है, ये योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय करता है, ये नीति समानता के सिद्धांत के खिलाफ थी। अदालत ने जो फैसले को खारिज कर दिया था। तो ऐसा ये जो फैसला है ये न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पीठ के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा है कि जो भी ये भर्ती होती है बिना भेद के, बिना सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जाए, उसके बाद उनका चयन होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीटों पर समानता, कार्यपालिका ने सिर्फ पुरुषों के लिए ही रिक्तियां निर्धारित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जो कार्यपालिका है, जो भी ये नीतियां बनाती, उनको सिर्फ ये अधिकार नहीं कि वो पुरुषों को ही प्रेफरेंस दे, कि पुरुषों को ही लैंगिक आधारित उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद महिलाओं के लिए, जैसे कि महिलाओं के लिए 3 सीटें आवंटित करना और पुरुषों के लिए 6 सीटें। तो ये एक मनमाना कार्य है। इससे क्या कि पुरुष प्रधान कुछ ऐसी नीतियाँ सामने आ रही हैं, इसे भर्ती के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। और पीठ ने यह भी कहा कि लैंगिक तटस्थता और 2023 के नियमों का सार ये है कि संघ को उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर करना चाहिए। महिलाओं की सीटों पर सीमाएं लगाना समानता के अधिकार के खिलाफ है। यानी कि संविधान में भी जो हमें समानता के मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें क्या है, बिना किसी भेदभाव, यानी कि पुरुष और महिला के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की नौकरी में सभी को समानता होनी चाहिए। तो 2023 में भी JAG 31 के लिए एक लगाई गई थी याचिका।
तो 2023 का ये मतलब मामला सामने था और इसको चुनौती दी गई थी। चुनौती क्या थी कि जो सेना है उसमें पुरुषों को सबसे पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस दी गई और पुरुष और महिला के लिए अलग अलग मेरिट सूचियां तैयार की गई थी, जिनमें पुरुषों को 6 और महिलाओं को सिर्फ 3 सीटें बांटी गई। यानी कि आम जब हम एग्जाम्स देखते हैं नॉर्मल तरीके पर, तो उसमें क्या होता है कि एक ही मेरिट लिस्ट आती है जिसमें पुरुष और महिलाओं सभी के नाम इकट्ठे एक साथ आते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि पुरुषों की अलग एक मेरिट सूची तैयार की गई मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए एक अलग सूची तैयार की गई। तो ये साफ साफ भेदभाव को दर्शाता है। इसके विपरीत पुरुषों को मेरिट सूची में तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार रहे थे, जिसके 433 अंक थे, जो कि कई महिलाओं से भी कम थे, उन्हें नहीं चुना गया था महिलाओं को, लेकिन इन पुरुषों को चुना गया था। लिंग आधारित जो आवंटन के कारण याचिकाकर्ताओं को कुछ चयनित पुरुष उम्मीदवारों से अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया है कि आप महिला हैं तो आप इस फील्ड में नहीं आ सकती या फिर आपका जो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अब महिलाओं की मांग क्या है? उन्होंने कहा है कि ये जो अधिसूचना है संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन करती है। बिना किसी कानूनी अधिकार के ये जारी की गई है। उन्होंने लिंग भेदभाव के बिना एक समान योग्यता सूची प्रकाशित करने की बात कही है कि एक समान योग्यता जो सूची यानी कि मेरिट लिस्ट है उसको पब्लिकली किया जाए। लिंग आधारित सीमा का कोई आधार नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ ये कह दिया गया कि लिंग आधारित कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए किसी भी जॉब पे या किसी भी डिपार्टमेंट में। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरा नारायण, उन्होंने ये कहा है कि जेएजी शाखा में पुरुष महिलाओं के लिए चयन तैनाती एक समान होनी चाहिए। उन्होंने सेवा चयन बोर्ड उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया, जो कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, समूह कार्यों, व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से उम्मीदवारों को 15 अधिकारी समान गुणों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। यानी कि हर एक जॉब के लिए, हर एक भर्ती के लिए अलग अलग मानक होते हैं, यानी कि पैरामीटर्स रहते हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी रहती है। लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं किया जाता कि जो पुरुष हैं उनकी मेरिट सूची अलग या महिलाओं की सूची अलग। हालांकि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाए। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन जो है दोनों लिंगों के लिए समान होना चाहिए। केवल कुछ व्यक्तिगत बाधा कार्यों में शारीरिक मानकों में मामूली अंतर होता है। इसके बाद 2023 में जो रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था कि भारतीय सशस्त्र बलों में रोजगार लैंगिक रूप से तटस्थ है, यानी कि न्यूट्रल है। पुरुष और महिला सैनिकों की तैनाती कार्य स्थितियों में जिन भी ब्रांचेस में सेवाओं में वे कार्यरत है कोई अंतर नहीं किया जाता है। नियुक्तियां जो है संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार होती हैं। रोजगार योग्यता और सेवा की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे सेना के इस तरह को कमज़ोर किया गया था कि परिचालन आवश्यकताएं जेएजी शाखा में महिलाओं की संख्या सीमित करने के लिए उचित ठहराती हैं। यानी कि ये जो ओवरऑल फैसला था ये बिल्कुल सही नहीं था। संवैधानिक प्रश्न पर उन्होंने ये कहा है कि मतलब कि जो एक पहले भी इससे पहले मामला आ चुका है 1953 में, जो कि दत्तात्रेय मोतीराम मोरे बनाम बॉम्बे राज्य के द्वारा था। उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया था कि राज्य अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के पक्ष में भेदभाव कर सकता है, लेकिन वह पुरुषों के पक्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकता है। उनके अनुसार महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षित जो है सीटें भरे जाने के बाद जो भी बाकी खाली सीट्स बचती हैं उनको लिंग आधारित बहिष्कार के बिना पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि जो मिनिमम सीट्स रिजर्व होती है महिलाओं के लिए, उसके बाद जो भी सीट्स बचती हैं उन सभी को योग्यता के आधार पर मतलब रिक्तियों को भरना चाहिए। सेना ने लिंग आधारित कोटे का बचाव कर दिया। भारत संघ और जो सेना की तरफ से मतलब जो सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने कहा कि महिला अधिकारियों की भर्ती की सीमा का निर्धारण सेवा मुख्यालय का मामला है, ताकि सशस्त्र बलों की जो युद्ध क्षमता है, युद्ध प्रभावशीलता और कार्य क्षमता को बनाया रखा जा सके। यानी कि महिलाओं को थोड़ा कमज़ोर समझा जाता है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें युद्ध स्थितियों में तैनात किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुरुष जेएजी अधिकारी पैदल सेना बटालियनों के साथ विस्तारित तैनाती पर रहते हैं, कुछ मामलों में 18 महीने तक, जबकि महिला अधिकारी ऐसा नहीं करती हैं। तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जो महिलाएं हैं वो कम मतलब कैपेबल हैं इस जॉब के लिए या फिर इस भर्ती के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने अपने लॉजिक रखे। उन्होंने भाटी ने ये भी कहा है कि ऑपरेशन पवन और विजय के दौरान जेएजी विभाग के अधिकारियों को पैदल सेना इकाइयों के साथ एक्टिव तौर पर उन्हें डिप्लॉय किया गया था। यानी कि ये जो भर्ती है ये सिर्फ इसको एक तरह से लीड करने की नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सेना में उसको काम भी करना पड़ता है उनको। उन्होंने ये कहा कि नवंबर 2011 की केंद्र सरकार की नीति पर आधारित थी ये जो उनकी दलील थी, जिसने सशस्त्र बलों में
महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए व्यापक रूपरेखा निर्धारित की थी। यानी कि उनके लिए ये था कि एक महिला अधिकारी जो है उनको क्या क्या काम करने चाहिए या फिर वो क्या क्या काम करने के कैपेबल है। उस नीति से सेना की जो हर एक शाखा जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, उसको भर्ती की शर्तों के निर्दिष्ट करते हुए अपने स्वयं के प्रशासनिक निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया था। जैसे कि कितनी महिलाओं को भर्ती किया जा सकता है और किन शाखाओं की भूमिकाओं में उनको शामिल किया जा सकता है और किन एरियाज में उनको नहीं भेजा जा सकता। इसके अलावा 2012 का एक मामला आता है, केस होता है, उसमें भी जिक्र होता है कि महिला अधिकारियों पर स्पष्ट परिचालन प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे उन्हें अग्रिम मोर्चे पर युद्ध तैनाती से रोक दिया गया था कि महिलाएं जो है युद्ध तैनाती के लिए उनको बॉर्डर्स पर नहीं भेजा जाएगा। इसमें राष्ट्रीय राइफल्स बटालियनों से बहिष्कृत करना, सक्रिय अभियानों में लगी अलग थलग चौकियों पर तैनात करना, युद्ध उन्मुख भूमिकाओं वाली इकाइयों के साथ लंबे समय तक पैदल सेना की तैनाती भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि इन उपायों ने महिला अधिकारियों को सबसे प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाली परिचालन नियुक्तियों से प्रभावी रूप से दूर रखा है। जिसमें ज़्यादा जोखिम रहता है उनसे महिलाओं को दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो अध्ययन किया गया है उसके बाद जेईजी को एक लैंगिक तटस्थ प्रवेश के लिए एक आदर्श अवसर बताया गया था। लैंगिक कैडर की स्थिति बनाए रखने के लिए या फिर डिप्लॉय संबंधी जो भी दायित्व है उसको पूरा करने के लिए समानता की तरफ एक बदलाव की सिफारिश की गई थी कि ऐसा बदलाव होना चाहिए। उन्होंने ये तर्क दिया कि संविधान के जो अनुच्छेद 33 है उसके तहत संसद सशस्त्र बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सेना अधिनियम की धारा 12 महिलाओं को सरकार द्वारा सूचित कोर को छोड़ने के लिए और नियमित सेना में भर्ती के लिए अयोग्य बनाती। हालांकि संयुक्त सैन्य अकादमी जो है 1992 में अधिसूचित की गई थी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सेना को परिचालन आवश्यकता के आधार पर भर्ती की सीमा निर्धारित करने से नहीं रोकता है, यानी कि भर्ती को किसी भी प्रकार से नहीं रोका जा सकता। सेना अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो जो पीठ है उसने अपना जो फैसला सुनाया, उसने कहा है कि महिलाओं की भर्ती पर या महिलाओं की प्रवेश पर किसी को भी मतलब प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। अगर प्रतिबंध लगाता है तो अनुच्छेद 14, 15, 16 जो समानता की गारंटी देते हैं उसका उल्लंघन होता है और भेदभाव भी सामने आता है। इसके अलावा ये जो संविधान का अनुच्छेद 33 है इसके बारे में हमने बात कर ली। पीठ ने जो भी कहा पीठ ने यही कहा कि महिला अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का खास करके लैंगिक मामलों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब अगर हम इस फैसले की महत्ता को देखें कि इस फैसले की आखिर महत्ता क्या है, तो इसमें क्या है, सेना में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा और भर्ती में योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि मेरिट बेस्ड भर्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई पुरुष है तो उसको पहले भर्ती किया जाए या फिर महिला को पीछे छोड़ दिया जाए। संयुक्त मेरिट सूची रहेगी। अंकों को सार्वजनिक होने से भर्ती में ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा हो सकती है जो कि योग्यता के दम पर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, खास करके महिलाओं के लिए जो सेना में अपना करियर बनाना चाहती हैं। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा सेना में जो भर्ती प्रक्रिया है, जेएजी शाखा में भर्ती जो लिंग तटस्थ रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका है। इसमें केवल लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ये फैसला बाकी सरकारी नौकरियों और संगठनों में लैंगिक कोटे की नीतियों पर भी सवाल उठा सकता है, जिससे समानता पर आधारित नीतियों को बढ़ावा मिलेगा। ये फैसला महिलाओं को सेना में उच्च पदों पर समान अवसर प्रदान करने के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। कई महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें लैंगिक समानता क्या होता है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये न केवल समान अवसर प्रदान करता है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी बाध्यताएं होती हैं उनको हटाने की भी एक अच्छी कोशिश है और लैंगिक असमानता को जो बढ़ावा देती है उन नीतियों को ख़त्म करने की एक पहल होती है। ये सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता होनी जरूरी है, शिक्षा में, रोजगार में, उसके अलावा जो कानूनी अधिकार होते हैं जैसे कि संपत्ति, विवाह या फिर कानूनी मामलों में समानता होनी चाहिए। सामाजिक सम्मान भी होना चाहिए। अगर हम देखें भारतीय संदर्भ में जो लैंगिक समानता है वो कितनी है, आज के समय पर भारत जो है उसमें कितनी लैंगिक समानता देखी जाती है। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले तो प्रावधान कर दिए गए जो अनुच्छेद रखे गए 14, 15, 16 और 39 अनुच्छेद जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन और आजीविका के अवसर देते हैं। यानी कि अगर पुरुष और महिलाएं एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी एक जैसी मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ और मानवीय
कामों के लिए उनको छुट्टी वगैरह की यानी कि मातृत्व लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें कि भारत है मतलब भारतीय संदर्भ में जो लैंगिक समानता उसने कितनी प्रगति की है, तो कुछ कानूनी अधिकार बनाए गए जिसमें 2005 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है जिसने महिलाओं को अपनी जो पैतृक संपत्ति होती है यानी कि अपने पिता दादा परदादा की जो संपत्ति उसमें समान अधिकार दिए गए। कार्यस्थल पर जो भी यौन उत्पीड़न होता है उसकी रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 जिसको पोश एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मातृत्व लाभ जो है संशोधन करके 2017 में लाया गया था जिसने मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया कि अगर कोई लेडी या महिला प्रेग्नेंट है तो उसको 12 से 26 हफ्तों की यानी कि सप्ताह की उसे लीव मिल सकती है। अब उसके अलावा सेना में महिलाओं की भी भर्ती को प्रवेश को अनुमति दी गई जो कि 2021 का अभी जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है उसमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। इसके अलावा अभी जो आज ही अभी जो अगस्त में ही फैसला आया है कि JAG में जो योग्यता आधारित महिलाओं का चयन किया जाएगा। लेकिन अब देखिए कुछ भारत में काफ़ी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं कि मतलब ये जो फैसला तो किया गया लेकिन इसमें काफ़ी चुनौतियां भी सामने आती हैं। तो कुछ सांस्कृतिक रूढ़ियाँ ऐसी बनी हुई है कि समाज अभी भी जो है पितृसत्तात्मक समाज मानता है कि अगर मतलब पिता का वर्चस्व ज़्यादा या फिर पिता का प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है और महिलाओं की जो भागीदारी है वो कुछ क्षेत्रों में सीमित रहती है। इसके अलावा कार्यबल में कम भागीदारी रहती है। विश्व बैंक के 2022 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो भारत में जो महिलाएं हैं उसमें सिर्फ 19% महिलाएं हैं जो काम करती हैं और जो पुरुषों से बहुत कम है। वेतन असमानता मिलती है यानी कि समान काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को मेल और फीमेल को अलग अलग सैलरी दी जाती है, महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अभी भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। राजनीति, कॉरपोरेट जो बोर्ड रूम होते हैं उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है यानी कि हम देख सकते हैं राजनीति में भी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम देखा जाता है। इसके बाद मतलब ये जो फैसला आया है लैंगिक समानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस फैसले के, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा। खास करके जो उच्च स्तरीय और प्रतिष्ठित JAG शाखा में महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं। पारदर्शिता रहेगी, प्रेरणा मिलेगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को विश्वास हो जाएगा कि उनकी योग्यता को लिंग के आधार पर कमतर नहीं आंका जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बयान देते हैं कि कोई भी देश में मेरिट छोड़कर भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जाएं तो सुरक्षित नहीं हो सकता। अब से भर्ती संयुक्त मेरिट लिस्ट के आधार पर हो और पुरुष महिला का अलग अलग कोटा ना बनाया जाए। तो यह सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया है। तो इसमें हम मतलब देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है, एक अच्छा फैसला जारी किया गया है जिसको अगर लागू किया जाता है, माना जाता है तो महिलाएं जो है हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। तो इस फैसले पर आपकी क्या राय है, मतलब आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो सही था या फिर आपको भी ये लगता है कि महिलाएं सेना के क्षेत्र में काम करने लायक नहीं है, या फिर महिलाएं सेना कि अगर हम फील्ड में देखें सेना की एक शाखा में तो उसमें महिलाएं जो है पुरुषों से कम शक्तिशाली होती हैं? तो आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।